नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का दोस्तों टॉपिक डिस्कशन करेंगे अपन एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान और लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के प्रतिफल। इससे संबंधित जितने भी इन दोनों टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर आज के दोस्तों डिस्कशन रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद में प्रश्नों को कवर करेंगे। सीखने के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम्स का अर्थ है प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी की सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों की सीखने संबंधी प्रकृति पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। उसके लिए आवश्यकता है कि कुछ मानदंड उपलब्ध करवाए जाए और जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के या स्तर का आंकलन किया जाए। स्तर का यहाँ पे स्तर होगा, स्तर का आंकलन किया जा सके। और उसका यानी जैसे कि शिक्षक ने जैसे क्लास में दोस्तों सिखाया, जैसे आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आप जैसे कि बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं उसका आंकलन करना ही ये सीखने का प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स है। उस उनसे कितना आउटकम्स मिलता है। सीखने के प्रतिफल के प्रकार टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स: बौद्धिक, संज्ञानात्मक, तीसरा शाब्दिक प्रतिफल, शारीरिक कौशल प्रतिफल और मनोवर्ती। ये 5 प्रकार है सीखने प्रतिफल के प्रकार। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी अथवा व्यक्तियों के माध्यम से अपने तथा स्कूल की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके स्कूल की मुख्य गतिविधियों में सुधार करने से है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वर्तमान युग में कोई भी ऐसा क्षेत्र अथवा स्थान नहीं बचा जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान न किए गए। जैसे विद्यालय का मैदान हो, खेल का मैदान हो अथवा पहलवान का अखाड़ा हो। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य परिभाषा है मेन डेफिनेशंस ऑफ एक्शन रिसर्च। कोठारी आयोग ने कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है। स्टीफन एम कोरे की पुस्तक विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान ये विशेषता है। मौले के अनुसार शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक समस्याएं तत्काल ही समाधान चाहती है। तत्काल की जाने वाली अनुसंधान जिन उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है उससे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। मुनरो के अनुसार अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित है। एस एम कोर के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान व प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। गुड एवं होट के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना है। कॉर्टर वी गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास दोस्तों सन 1926 ईस्वी में माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बंकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में इसका उल्लेख किया है। और अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का दोस्तों बताता हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सैन्य क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग कोलियर द्वारा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। आपको भी इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य के अवसर और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें जीवन से जोड़कर विषय को समझने के अवसर हो। कल्पनाशीलता और सृजनशीलता को विकसित करने वाली गतिविधियां आयोजित हो। बच्चों को उनकी तैयारी से संबंधित स्क्रिप्ट लेखन और रिपोर्ट लेखन के अवसर हो। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 के संदर्भ में
कौन एक सीखने का प्रतिफल है? सुनी देखी गई बातों जैसे स्थानीय सामाजिक घटनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों पर बेझिझक बात करते हैं और प्रश्न करते हैं। किसी पाठ्य वस्तु के बारीकी से जांच करते हुए उसमें किसी विशेष बिंदु को खोजते हैं, अनुमान लगाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ऑप्शन सी है अपने से भिन्न भाषा, खान पान, रहन सहन संबंधी विविधताओं पर बातचीत करते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका भी दोस्तों रहेगा ऑप्शन डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर और प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उन्हें अपनी भाषा में बातचीत तथा चर्चा करने के अवसर हो। प्रयोग की जाने वाली भाषा की बारीकियों पर चर्चा के अवसर हो। समूह में कार्य करने और एक दूसरे के कार्यों पर चर्चा करने, राय लेने देने, प्रश्न करने की स्वतंत्रता हो। उपरोक्त सभी। इसका भी दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 8 के संदर्भ में कौन सा एक सीखने का प्रतिफल है? अपने पाठक और लिखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी बात का प्रभावी तरीके से लिखना। ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की विविध शैलियों, रूपों को पहचाना, पढ़कर अपरिचित परिस्थितियों और घटनाओं की कल्पना करते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, कक्षा 7 के संदर्भ में कौन सा एक सीखने का प्रतिफल है? किसी चित्र या दृश्य को देखने के अनुभव को अपने ढंग से मौखिक या सांकेतिक भाषा में व्यक्त करना, पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हुए बेहतर समझ के लिए प्रश्न करना, पूछना, सरसरी तौर पर किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़कर उसकी उपयोगिता के बारे में बताना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी सीखने की प्रतिफल की विशेषताएं हैं? प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु है। प्रतिफल गुणात्मक मात्रात्मक रूप में मापे जाते हैं। सीखने के प्रतिफल बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों की प्रगति का आंकलन करने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विशेषताएं सीखने के प्रतिफल की सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रतिफल का उद्देश्य अधिगमकर्ता की समझ की व्याख्या करना। ऑप्शन बी है अधिगम की प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है। अधिगम की प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु है जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से मापन किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल का प्रकार नहीं है? शारीरिक कौशल, मनोवर्ती, शाब्दिक प्रतिफल, पाठ्यक्रम अधिगम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम अधिगम। ये अधिगम प्रतिफल का प्रकार नहीं है, वो ये तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधिगम प्रतिफल की विशेषता है? अधिगम प्रतिफल अधिगम सामग्री एवं अधिगम प्राप्ति दोनों को प्रदर्शित करने वाला केंद्रीय तत्व है। अधिगम प्रतिफल मूल्यांकन का आधार बनते हैं। अधिगम प्रतिफल सीखने के परिणाम कहा जाता है। किसी भी शिक्षण इकाई के रूपरेखा का अनिवार्य भाग है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों में अपेक्षित गुणवत्ता स्तर को प्राप्त करने की दिशा में के द्वारा भारतीय शिक्षा में अधिगम प्रतिफल का निर्धारण किया गया। किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा, मद्रास द्वारा, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा या अमेरिका द्वारा। राइट आंसर है एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, आउटकम बेस्ड शिक्षक प्रणाली अमेरिका द्वारा कब अपनाई गई? सन 1990 में, 1994 में, 1998 में या 2004 में? आउटकम बेस्ड शिक्षण प्रणाली। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1994 दोस्तों इसका राइट है।
आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने के प्रतिफल है सीखने के उपकरण, सीखने की विधियां, आंकलन का मापक, अधिगम के प्रकार। सही आंसर है आंकलन का मापक, मानक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अधिगम प्रतिफल आधारित शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा कब से प्रारंभ की गई? 1986 के शिक्षा नीति के पश्चात, जीएमआर की सिफारिशों के पश्चात, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पश्चात, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986 के शिक्षा नीति के पश्चात। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितनी वर्तमान में दोस्तों? 1968 में पहली आई थी, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कूट लेविन, स्टेफन एम कोवे, बी आर बंकिंघम, स्टेफन एम कोरे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन बी, स्टेफन एम कोवे। नेक्स्ट प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध, या एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। राइट आंसर है एक शोध जिसके तत्पश्चात समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? व्यवहारात्मक अनुसंधान, आधारभूत अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन व मूल्यांकन, साहित्य का पुनर्निरीक्षण, सामान्यीकरण, या उपकल्पनाओं का निर्माण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम का क्रियान्वयन व मूल्यांकन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? ऑप्शन ए अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, या गुणात्मक अनुसंधान। ऑप्शन डी है। तो सही उत्तर है इसका क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं पूछा गया? ऑप्शन ए है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ऑप्शन ए 20 का ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है सामान्य वातावरण में समस्या समाधान पर, सामान्य अनुप्रयोग पर, सिद्धांत विकास पर, तात्कालिक अनुप्रयोग पर। राइट आंसर है तात्कालिक अनुप्रयोग। ऑप्शन डी ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, प्रत्यक्षीकरण की, या सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? उपभोक्ता की अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता, या हल होगा, हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास से लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर है समस्या का हल अभ्यास से लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इसका सही है। 24वां प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय के
जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। तो दोस्तों आपको हमारी ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ये हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, एक अध्यापक को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है, वो है विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है, रचनात्मक आंकलन कर रहा है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक आंकलन कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन डी है ज्ञान देना। 26 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। ऑप्शन डी है अनुसंधान की परिकल्पनाएं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, क्योंकि अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ऑप्शन ए 28 का सही। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है वाचन, समय, संदर्भगत, समयबद्ध या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि वह शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, ये प्रमाणीकरण उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्यायाधीश पर आधारित होता है, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन सी। लास्ट प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों का मूल्यांकन करना, छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, छात्रों के अधिगम का आंकलन करना। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक बदलना। सही उत्तर है दोस्तों, सीखने के प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के अधिगम का आंकलन करना। ऑप्शन सी 32 का सही है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान और लर्निंग आउटकम्स यानी कि सीखने के प्रतिफल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके इन 32 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए अपना स्कोर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी मेहनत को दोस्तों ऐसे ही बना के रखें ताकि इन फ्यूचर में आप अपने टारगेट को अचीव कर सको और अपना और अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन कर सको। तो चलिए दोस्तों अपनी मेहनत को जारी रखें, अपने टारगेट को अचीव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।